हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैच सेकंड बैच है। एक बैच इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें 40 टेस्ट करवाए हैं। इस बैच में भी 40 टेस्ट करवाएंगे। आप अपनी तैयारी अब सीरियस कर दीजिए, एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। myupsc.in पे जाते हैं, वहाँ पे आप सर्च बॉक्स है साइड में, वहाँ पे जाके MPPSC टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जनरल स्टडीज का पेपर या आपके सब्जेक्ट के पेपर की। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। लेट्स बिगिन। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ का अभी अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन है। देखिए, ये कुश्ती महासंघ काफी चर्चा में रहा है, चाहे ये रेसलर्स का जो प्रदर्शन था उसको लेके रहा हो, या फिर अभी बजरंग पूनिया को निकाल दिया वो इशू रहा हो, या फिर जो अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर मोहन यादव, ये भी इसके लिए चुनाव लड़ा था। इन्होंने भी, ये भारतीय कुश्ती संघ के महासंघ के अध्यक्ष के लिए भी इन्होंने भी चुनाव लड़ा था इसका। तो ये काफी चर्चा में रहा है और अब इसका अध्यक्ष चुना गया है, नया अध्यक्ष बनाया है। तो जो पहले राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे नरसिंह यादव, उनको अभी भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया है। और इसमें है जो पूरी जो भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की जो भी एक अनिवार्य प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया के तहत ही ये बनाया गया है। ऐसा नहीं है कोई पिक एंड चूज किया है। इसमें अध्यक्ष के अलावा कई अदर मेंबर्स को भी इसमें चुना गया है, जिसमें साहिल हैं दिल्ली से, स्मिता केरला से, भागेई हैं उत्तर प्रदेश से, खुशबू पवार हैं गुजरात से, निक्की हरियाणा से और श्वेता दुबे बंगाल से। ये इसके मेंबर हैं अध्यक्ष के अलावा। इनके भी नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये अध्यक्ष वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? प्रबोवो सुबियांतो को अभी रिसेंटली कौन से कंट्री का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे इंडोनेशिया के, और ये ही अभी राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, वो जोको विडोडो थे। जोको विडोडो, उनकी जगह अब प्रबोवो सुबियांतो ये नए राष्ट्रपति बने हैं इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 साल का ही होता है। और ये पूरा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है और जब जाके ये नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, हम सभी जानते हैं। इंडोनेशिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है या इसका मैप है, जरूर देखिएगा आप। इसकी एक सीमा जो पापुआ न्यू गिनी है उससे लगती है, ईस्ट तिमोर है उससे लगती है, मलेशिया के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसके अदर पड़ोसी जो देश है उनकी बात करें तो सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, या फिर भारत का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो भी इसके नेबर में ही है, इंडोनेशिया के। डी इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ताकि आपका सपोर्ट बना रहेगा और आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 ये क्या है? क्रिस्टल मेज 2 ये अभी काफी चर्चा में है। तो ये क्या है? अभी इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अभी रिसेंटली क्रिस्टल मेज 2 ये मिसाइल का एक सक्सेसफुल परीक्षण किया है और इसको एक अदर नाम से भी जानते हैं, वो है रॉक। रॉक के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये लंबी दूरी की मिसाइल है, यूं कह सकते हैं। हवा से मार करने वाली मिसाइल है, लंबी दूरी की मिसाइल है। 250 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा की रेंज है इसकी। इससे पहले जो क्रिस्टल मेज फर्स्ट थी उससे ज्यादा इसकी रेंज है। देखिए ये कौन सी है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है
आपने पढ़ा होगा मिसाइलें दो तरह की होती है, एक तो क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ये जो क्रिस्टल वेज 2 है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में कौन सा भारतीय स्टेडियम नई हाइब्रिड पिच वाला पहला बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त ये स्टेडियम बन गया है? ये पहला स्टेडियम है जो हाइब्रिड पिच है इसकी, और इसको बीसीसीआई से भी मान्यता मिल चुकी है। ये जो हाइब्रिड पिच तैयार किया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, अगर ज्यादा घुमा के पूछेंगे तो, कि ये किसने तैयार की है? तो नीदरलैंड का है एक SIS ग्रास है नीदरलैंड का, उन्होंने ये पिच तैयार की है हाइब्रिड पिच। इसको हाइब्रिड पिच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5% यूज लिया गया है, क्या? पॉलीमर फाइबर का यूज लिया गया है, और उसके साथ में जो नेचुरल टर्फ है उस नेचुरल टर्फ को ये 5% पॉलीमर फाइबर के साथ जोड़ के, और जब ये पिच बनाई गई है, और ये पिच ना सिर्फ T20 मैच के लिए, जो वनडे मैच होते हैं 50 ओवर्स के, उनके लिए भी बीसीसीआई ने तो मान्यता दी है, बल्कि इसको आईसीसी से भी मान्यता मिल चुकी है। और ये है हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? डस्ट लिक ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसका अभी रिसेंटली 5th एडिशन था, 5वां संस्करण था इस अभ्यास का, और ये आयोजित किया गया है अभी उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के जो बायलैटरल संबंध हैं, जो द्विपक्षीय सैन्य संबंध है, उनको और मजबूत करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ये किया गया है जॉइंट एक्सरसाइज डस्ट लिक, भारत और उज्बेकिस्तान। हिरन, तेंदोरी, बरना, कोलार, मान, उरी, हटनी और औरसांग ये किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? किस नदी की सहायक नदियां हैं? रिवर का या उनके ट्रिब्यूटरीज का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए, ये सभी नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदी है? एक सेकंड, कुछ अटक। ओके, ये सभी जो हैं नर्मदा की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। देखिए, नर्मदा रिवर के बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं। नर्मदा को रीवा के नाम से भी जानते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा भी बनाती है। मैकल पर्वत के अमरकंटक जो शिखर है, वहां से पश्चिम की ओर लगभग नर्मदा रिवर है, जो 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिलती है। इसकी जो और ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी हैं? हिरन है, तेंदोरी है, बरना है, कोलार है, मान है, उरी है, हटनी है और सांग है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो बर्नर, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल हो गई। इसके बाद में कुंडी, करजन, ये और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आप जरूर पढ़िएगा नर्मदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो हमें। बोधशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अभी ये बहुत चर्चा में है। बोधशाला परिसर सुप्रीम कोर्ट तक गया है ये मैटर। अभी रिसेंटली जो हाई कोर्ट है उसके निर्देश पे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इस बोधशाला परिसर में एक साइंटिफिक सर्वे कर रहा है। और ASI इस सर्वे को पूरा करने के लिए ASI ने अभी रिसेंटली और टाइम मांगा है, 8 वीक्स का और टाइम मांगा है अभी इस सर्वे को पूरा करने के लिए।
इसमें ये जो बोधशाला परिसर है ये ASI द्वारा संरक्षित है। 11वीं सेंचुरी का, 11वीं सदी का बोधशाला है ये स्मारक, और इसको सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं हिंदू, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं के लिए है ये स्मारक बोधशाला है। ये देवी सरस्वती माँ को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसको कमल मौला मस्जिद कहते हैं। और ये अभी रिसेंटली इसको परमिशन मिली है ये सर्वे की। अब इसमें एक व्यवस्था कर रखी है, अभी रिसेंटली जो व्यवस्था दी गई है उसके अकॉर्डिंग हिंदू हैं मंगलवार को बोधशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम से शुक्रवार को इसी परिसर में नमाज अदा करते हैं। और इसका कब दिया गया था? 11 मार्च को ये सर्वे का आदेश दिया गया था, और 6 सप्ताह में ये सर्वे कंप्लीट करना था, लेकिन अब उन्होंने 8 सप्ताह के और एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड की है। अब ये कहां पे है? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। डिटेल इसलिए बताइए ताकि आपको याद रहे सब चीजें। हाल ही में चर्चा में रही पुंगनुर किससे संबंधित है? पुंगनुर अभी चर्चा में है, ये किससे संबंधित है? अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से एक जोड़ी पुंगनुर गाय लेके आए हैं। ये काफी चर्चा में, और ये गाय है ये ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल है, जो एक तो ये आंध्र प्रदेश का जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है उसकी मूल नस्ल है, जो पूरे वर्ल्ड में कुबड़ वाली मवेशियां कहा जाता है उनकी सबसे छोटी नस्ल है ये पुंगनुर नस्ल गाय की। अब इसका जो दूध है ये बहुत प्रीसियस माना जाता है, क्योंकि उसमें उच्च वसा होती है इसमें, और इससे घी भी ज्यादा मात्रा में निकलता है। लगभग ये 3 लीटर के आसपास दूध देती है, जिससे वसा की मात्रा इसमें जो होती है 8% के लगभग होती है। और आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति मंदिर है उसमें जो भगवान को दूध चढ़ाया जाता है, जिसको क्षीर अभिषेकम कहते हैं, वो इसी गाय का दूध का यूज किया जाता है। और हो सकता है अब ये मध्य प्रदेश लेके आए हैं तो महाकाल मंदिर या किसी मंदिर में इसका दूध चढ़ाने के पर्पज से लाए होंगे, ये हो सकता है। पर्यावरण के लिए भी इसको बहुत अनुकूल माना जाता है, क्योंकि ये इसका है जो चारा जल ये कम मात्रा में होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, तिरुपति मंदिर में इस गाय का दूध उपयोग किया जाता है। ये गाय की नस्ल है पुंगनुर, और आंध्र प्रदेश से अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लेके आए हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया NROL-85 किस देश का खुफिया उपग्रह है? देखिए ये NROL-85 है, ये स्पेस एक्स सुना होगा आपने, स्पेस एक्स। ये किसका है? जो ये एक्स वाला है, क्या नाम है इसका एक्स वाले का? एलन मस्क, उसका है ये। और उसने अमेरिका के लिए, स्पेस एक्स ने अमेरिकी जो राष्ट्रीय टोही कार्यालय जिसको NRO कहते हैं उसके लिए एक जासूसी ये उपग्रह लॉन्च किया है, और वापस लौटने वाले जो रॉकेट है उनको पृथ्वी पे उतारा भी है। इसमें फाल्कन 9 रॉकेट भी इंपॉर्टेंट है इस विशेष बूस्टर के लिए। ये दूसरी लैंडिंग थी इसकी, और इसकी सक्सेसफुल हो चुका है। इसका स्पेस एक्स का है, और ये किसके लिए किया है? USA। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम, ये एक खुफिया उपग्रह है। हाल ही में खबरों में रहा रैकून स्टीलर किससे संबंधित है? रैकून स्टीलर ये किससे संबंधित है? रैकून स्टीलर एक प्रकार का ये मैलवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर में, संक्रमित कंप्यूटर से ये डेटा चुराता है। सूचना चोरी करने वाले मैलवेयर का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो उपयोग साइबर अपराधी जनरली करते हैं कि जो यूजर है उसके ब्राउजर या उसकी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में जो डेटा है उसको कब्जा करते हैं। अधिकांश जानकारी चोरी करने वालों की तरह एक रैकून स्टीलर खरीदने जैसा ही होता है ये। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 8 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस मैलवेयर की चपेट में आए हैं रैकून स्टीलर की में। और इसमें क्या होता है पता भी नहीं चलता है जनरली, इजीली इसका है कि ये आ चुका है आपके सिस्टम में।
ये मैलवेयर है। देखिए शुरू में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखते हैं, अदरवाइज पूरा सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन हर टेस्ट में। तो ऐसा नहीं समझे कि आपका जो सिलेबस दिमाग में है कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, सभी टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या वेबसाइट के थ्रू, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक। मध्य प्रदेश की 20वीं पशु जनगणना 2019 में आयोजित की गई थी। 21वीं पशु जनगणना किस वर्ष में होने वाली है? देखिए जो लाइव स्टॉक सेंसस है ये हुआ था 2019 में पशुधन जनगणना, और 20वां हुआ था 2019 में। अब जो होगा 21वां ये होगा 2024 में। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइव स्टॉक सेंसस। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पे स्थित है? ये इसकी स्थापना की गई थी 2013 में, और ये अकादमी है जो इसमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है खिलाड़ियों को, और ये जबलपुर में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य है, इसकी संस्थापना किसने की थी? इसके मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य है, इसके मूल संस्थापक थे ये मोहम्मद खां, दोस्त मोहम्मद खां। और इन्होंने देखिए ये तिराह का एक अफगानी दोस्त था मोहम्मद खां, जो 1703 में दिल्ली में मुगल सेना में शामिल हुआ था, और बाद में इसी ने जो अभी आधुनिक भोपाल शहर है उसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहे। वो कई बार होता है ना कि जैसे ही आपकी पार्टी सरकार में नहीं आती है, अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी हार जाती है तो ज्यादातर टाइम आप दिल्ली में ही बिताते हैं, या फिर इधर उधर टाइम पास करते हैं, या फिर कहीं दूसरे राज्य का आपको कुछ बना दिया जाता है इंचार्ज वगैरह। पर आप कई नेताओं को देखा है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत जिम्मेदारी की सरकार से पंगा लेने वाला पद रहता है। और जनरली देखा जाता है कि फिर अगर आप सरकार से उलझ रहे हैं जो सरकार की बहुमत में है, तो फिर गलती करने पे आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो जाते हैं। ऐसा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनमें कई बार देखने को मिला है। पिछले 10-12 साल के आप डेटा ये उठा के देख लेंगे तो मुख्यमंत्री का नंबर आता है जब आ जाते हैं, और बाद में दिखते नहीं है। दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्याम शरण शुक्ल। देखिए दिग्विजय सिंह 93 में रहे हैं 2003 तक, 93 से और 2003 तक ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। शायद 14वें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के ये, लेकिन इन्होंने विधानसभा में कभी भी विपक्ष के नेता का पद नहीं संभाला है। तो एक तो दिग्विजय सिंह जी हैं। मोतीलाल वोरा 1885 में वोरा को 1985 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, मार्च 1985 में मोतीलाल वोरा को। और बाद में वो केंद्र सरकार में शामिल हो गए थे, और फरवरी 1988 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद जनवरी 1989 में फिर से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन ये विधानसभा में कभी विपक्ष के नेता का इन्होंने पद नहीं संभाला था। तीसरे हैं जो वीरेंद्र कुमार शाकलेचा हैं, ये 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, और जनवरी 1978 में 1978 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये तो रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। श्यामचरण शुक्ल है, ये मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, 1969 से 72, 75 से 77, 1989 से 90, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं श्यामचरण शुक्ल। लेकिन और इन्होंने 1967 से
और 69 तक मध्य प्रदेश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं ये। तो ये थर्ड और फोर्थ ये दोनों तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी और मोतीलाल वोरा जी ये कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए। देखिए, मुख्यमंत्री, गवर्नर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस तरीके की जो पद हैं, चाहे आपके स्टेट पीएससी के चेयरमैन है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, विमेंस कमीशन के चेयरमैन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन है, डीजीपी हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनको आप लिस्ट बना लीजिए, पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप पढ़ने के बाद भी गलती की गुंजाइश रहती है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी। जनरल स्टडीज के पेपर में आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है, ये सही है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है ये आईएनएस विक्रांत। आत्मनिर्भर भारत जो कहते हैं वो ये उसी का एग्जाम्पल है। मिलान एक्सरसाइज 2024, मिलान अभ्यास 2024 भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। देखिए, मिलान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो फ्रेंडली नेवीज हैं, जो मित्रता नौसेना है, जिनके बीच में आपसी प्रोफेशनल एक बॉन्डिंग बढ़ानी है, समुद्र में बहुपक्षीय एक बड़ी सेना का संचालन करना है। इसका जो शुरुआत है ये 1995 में की गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और इस एडिशन में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया है। मैं बात कर रहा हूं मिलान एक्सरसाइज 2024 की, बांग्लादेश नहीं, भारत और इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसमें करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह कंप्लीट मिल जाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।